लिंक हो गई है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन आज के इस पैनल डिस्कशन में। और मुझे लगता है शालीन भाई के सहयोग से ये सब संभव हुआ है, वरना ये तो हमारे लिए तो खैर संभव नहीं हो पाता है। जितनी जल्दी इंस्टेंटली हमने डॉक्टर शालीन से कहा, हमारे मित्र भी हैं और हमारे इंटेलेक्चुअल गाइड है एक तरह से देखा जाए। और डॉक्टर साहब ने हमारी एक किताब को, गीतांजलि को भी आपने एडिट किया है। तो ये सारी बातें जो भी कुछ मैं कर पा रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हूँ, मार्गदर्शन ले रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब का प्रेम है हमारे प्रति और विशेष तौर से इनके आशीर्वचन है, शुभकामनाएं हैं। इनफॉर्मल टॉक्स हो रही है और सारी चीजें वेल क्लियर हैं और क्वेश्चनियर्स भी पहुंच गई हैं विद्वानों के पास में। अब हम 2-3 मिनट में शुरू करेंगे। इसमें डॉक्टर साहब बीके सिंह जी आ गए हैं और बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, अभी सभी के दर्शन भी हुए मुझे। डॉक्टर आदित्य सिंह जी सबसे पहले आ गए और डॉक्टर मीना शर्मा जी उसके बाद में आई हैं। तो अभी फॉर्मली स्टार्ट करने वाले हैं हम इसको प्रोग्राम के लिए। मनीषा भारद्वाज भी स्कॉटलैंड से हमारे साथ जुड़ी हैं। मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए। सभी विद्वानों से निवेदन है कि कैमरा ऑन कर लें, हम फॉर्मली इसको शुरू करने वाले हैं। डॉक्टर शालीन जी का जैसे सिग्नल मिलेगा हम शुरू कर देंगे। से जुड़े तो शालीन कुमार सिंह जी के इंटेलेक्चुअल एफर्ट जो हैं वो तो जग जाहिर है। और ये है कि आज का ये बेहतरीन कार्यक्रम जो हो रहा है कि आप सोशल टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी है ये डॉक्टर मीशा जी आगे ठीक है शुरू करें। तो सभी विद्वानों की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। स्वतंत्र भारत में शबनम पहली महिला है जिसे मृत्युदंड दिया जाना लगभग तय हो चुका है। रामपुर जेल में निरुद्ध है ये महिला और अपनी मृत्यु के करीब पहुंच रही है शबनम। और इसमें मथुरा जेल में इसकी मृत्युदंड की समस्त तैयारियां पूर्ण हो गई हैं, जैसे कि हम खबरों में सुन रहे हैं। गौरतलब है 16 अप्रैल 2008 को शबनम ने अपने गांव बाबरखेड़ी जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश में मध्यरात्रि के पश्चात अपने परिवार के 7 सदस्यों को नशा देकर कुल्हाड़ी से निर्ममता पूर्वक उनकी नृशंस हत्या कर दी। शबनम अब एक महिला नहीं है, बल्कि ये एक विचार की विकृति है, वैचारिक विकृति है। और इस वैचारिक विकृति ने बहुत सारे ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिन सवालों पर आज मंथन होगा, हम चिंतन करेंगे, क्योंकि बहुत ही विचारात्मकता के साथ में हम विवश हो गए हैं इस बारे में सोचने के लिए। तो SKS न्यूज 24 ये जो चैनल है हमारा, इसमें शबनम व्यक्ति या एक वैचारिक विकृति विषय पर हमने ये पैनल गठित किया है। आइए हम अपने श्रोताओं के लिए पैनल में सम्मिलित आज के इन विद्वानों का परिचय कराते हैं। बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज हमारे साथ जुड़ी है, तो सभी का सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन। और परिचय में डॉक्टर बीके सिंह जी हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं विधि विभाग बरेली कॉलेज बरेली से हमारे बीच हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह अध्यक्ष हैं राजनीति विज्ञान के स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय शाहजहांपुर से, आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। शर्मा जी हैं अध्यक्ष शिक्षक शिक्षा विभाग से, ये शिक्षा मनोविज्ञानी हैं स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय शाहजहांपुर से, आपको प्रणाम आदरणीय। डॉक्टर अलका शर्मा जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको प्रणाम निवेदित करते हैं अपने चैनल की ओर से। और साथ में डॉक्टर मनीषा भारद्वाज स्कॉटलैंड से हमारे बीच हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इतिहास एवं समाजशास्त्र विषय पर आपकी राय हम लेंगे, आप समाज सेविका हैं।
तो समस्त विद्वानों के इस पैनल का मैं चैनल की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और इस क्रम में प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें प्रथम प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर डी के सिंह जी से। डॉक्टर साहब, ये दुर्लभतम जो मामला है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जिसे हम कहते हैं कानून की भाषा में, इसमें विधि का कोई पैरामीटर है, कानून का कोई पैरामीटर है, ये कैसे परिभाषित होता है और ये निर्धारण विधि विशेषज्ञों के विवेकाधीन है या कहीं पर ये संहिताबद्ध भी है? कृपया इस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले SKS 24 न्यूज चैनल के जो भी एडिटर्स और इस चैनल को पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए। जहां तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सवाल है, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर किसी कानूनी रूप से किसी अधिनियम में यह परिभाषित नहीं है, और यह मामला न्यायिक निर्णयों के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय तक कई केसेस जा चुकी हैं। कम से कम जहां तक मुझे जानकारी है कि 10 से अधिक केसेस हैं जिनमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के बारे में चर्चा माननीय उच्चतम न्यायालय में हो चुकी है। और उच्चतम न्यायालय ने कोई स्टैंडर्डाइज, बिल्कुल आप कहें कि वाटर टाइट स्टैंडर्डाइज्ड जो है सिस्टम नहीं बनाया है अभी तक, लेकिन फिर भी जो है जहां तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सवाल है, अगर इसकी केस हिस्ट्री को हम देखें, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत केस ला के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो केस हिस्ट्री को अगर हम देखें माननीय उच्चतम न्यायालय की, तो जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1973, जहां तक मुझे लगता है कि इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और फिर बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में जो डेथ पेनाल्टी है, डेथ पेनाल्टी या कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहा जाता है, उसको संवैधानिकता प्रदान की गई। यानी डेथ पेनाल्टी यानी कि मृत्यु दंड देना संवैधानिक है। इसकी संवैधानिकता को लेकर के कई सवाल बार बार उठाए जाते रहे, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह क्लियर कर दिया 1980 तक आते आते, यह बिल्कुल संवैधानिक है, क्योंकि तब तक दुनिया के तमाम देशों में डेथ पेनाल्टी 1980 तक बैन हो चुकी थी। लेकिन भारतीय समाज के मानकों को देखते हुए और भारतीय समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 1980 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संवैधानिक है, यह संविधान के विरुद्ध नहीं है। फिर आगे चल करके 1983 में तत्काल बाद एक माछी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एक अगला केस भी आया, और फिर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, लगभग 10 साल पहले जो है, संतोष कुमार बारियान वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 में भी एक केस आया, और इसमें कहा गया कि आजीवन कारावास एक नियम है, आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। यानी मृत्युदंड जो है अपवादित परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। लेकिन कोई भी पैरामीटर, जहां तक फिक्स पैरामीटर की बात है, जैसा कि आपने पूछा कि फिक्स पैरामीटर कोई है क्या इसके लिए, फिक्स पैरामीटर मुझे लगता है कि 2007 तक कोई फिक्स पैरामीटर नहीं था। लेकिन एक केस आई जो है सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल केस थी, ये संविधान पीठ का मसला नहीं था। प्रजीत कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में कुछ जो है स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला लेके माननीय उच्चतम न्यायालय आई पहली बार, और वह जो है स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला ये था कि जो भी मृत्यु कारित की गई है वह बहुत ही अधिक निर्दयता पूर्वक होनी चाहिए। पहली बार जो है स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला, यानी एक मानक, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को डिफाइन करने की कोशिश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रजीत कुमार सिंह के केस में की गई। और इसमें कहा गया कि बहुत अधिक निर्दयता पूर्वक, जघन्यतम तरीके से और पैशाचिक प्रवृत्ति के साथ, नीचता के साथ कोई भी अपराध किया गया है, मृत्यु कारित की गई है। यानी इसमें जो मुख्य रूप से जो वर्ड यूज किए गए थे, ब्रूटल, ग्रोटेस्क्यू, डायबोलिकल, रिवोल्टिंग, और जो है पैशाचिक तरीके से, बहुत ही नीचता के साथ, हृदय विदारक तरीके से, और जो है कायरता के साथ अगर किसी को मृत्यु कारित की गई है किसी के द्वारा, तो ऐसे प्रकरणों को जो है माना जा सकता है कि ये प्रकरण जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के पैमाने पर आ रहे हैं। जैसे उदाहरण देकर के मैं समझा दूं
कि रेप करना, हीनियस तरीके से रेप करना और रेप के साथ मर्डर भी कर देना। आप जो है शबनम के मामले में ही देखिए कि सब प्रॉपर्टी के लिए पूरे घर के लोगों को मार डालना, ये भी एक जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का एक उदाहरण है कि केवल प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए घर के लोगों को जहर दे देना, मार डालना। इसके अलावा जो है मल्टीपल मर्डर कर देना, गलत तरीके से, पैचासिक तरीके से, अपने निहित इंडिविजुअलिस्टिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने ग्रीड, अपने व्यक्तिगत लालच को पूरा करने के लिए मल्टीपल मर्डर कर देना, बच्चे की हत्या कर देना। बच्चे की हत्या भी अगर की जाती है, क्रूरतम तरीके से किसी अबोध बालक की हत्या की जाती है, ये भी जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आता है। और जहां तक शबनम का सवाल है, तो शबनम के मामले में जो मैंने उदाहरण दिए हैं, कम से कम 3 उदाहरण जो है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिनाए गए उदाहरण हैं, उन उदाहरणों में से कम 3 उदाहरण ऐसे हैं जो शबनम के मामले में फिट बैठते हैं। शबनम ने अबोध बच्चे की भी हत्या की थी, परिवार के जो 7 सदस्यों की हत्या की, उसमें बच्चे की भी हत्या है। प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का भी मामला है, संपत्ति को प्राप्त करने का, कि हम हस्बैंड वाइफ बचेंगे और सारी संपत्ति, जो 7 लोगों की संपत्ति है, वो सब हमारे पास आ जाएगी। और देखिए कि इसके अलावा मल्टीपल मर्डर भी किया गया है। रात में सोए हुए लोग हैं, जहर दे देना, और जहर देने के बाद कुल्हाड़ी से सबको एक एक करके मार देना। तो ये जघन्यतम मामला है, पैचासिक घटना है, अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए की गई ऐसी घटना है जो जिसमें अच्छे और बुरे का भेद ही नहीं है। थोड़े से जो है एक विशेष क्षण जो भी रहा हो, अपने प्रेमी के साथ जो है मिल करके जो इसने अपने इस घटना को अंजाम दिया, जो सबूत मौजूद है कि प्रेमी के साथ मिल करके जो है घर के लोगों को मार डालना, एक अबोध बालक को भी मार डालना, इसमें उसके दिमाग में जो अच्छे और बुरे का भेद होता है वो बिल्कुल मिट चुका है। चेतन और अचेतन का जो भेद है वो बिल्कुल मिट चुका है उन दोनों के बीच में। और निहित स्वार्थ इस लेवल पे हाई है कि किसी तरह से जो है एक अपने प्रेम को भी प्राप्त करना है, संपत्ति को भी प्राप्त करना है, और हमारे रास्ते में जो भी आएगा सबको हटा देना है, अच्छे बुरे का कोई भेद ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइन फिक्स कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल करके ये भी कहा है कि जो भी मामले हैं ये केस टू केस वेरी करेंगे और केस टू केस देखे जाएंगे। हम कोई ऐसा बिल्कुल ये पैरामीटर जो है ये फिक्स नहीं है। हर मामले में निर्दयता किस लेवल की गई है, कायरता किस लेवल की गई है, पैचासिकता किस लेवल की गई है, जघन्यता किस लेवल की गई है, हर मामले में केस टू केस हम देखेंगे और केस टू केस देख करके हम ये डिसाइड करेंगे कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है या नहीं। इसमें डॉक्टर साहब अमानुषिकता की सीमाएं पार कर दी गई और इसमें जो इनह्यूमन एक्टिविटी है, ये कुल मिलाकर के ये देखा गया कि विधि विशेषज्ञों ने और माननीय न्यायालय ने इस बात को पूरी तरह से कन्विंस होकर के कि ये चरित्र, ये व्यक्तित्व समाज के लिए, मानवता के लिए अत्यंत घातक है और इसका जीवित रहना समाज में बिल्कुल वांछित नहीं है, ये अवांछित है, अनावश्यक है इसका जीवित रहना। तो ये समाधान हो गया और इस अपराध की जघन्यता ने क्रूरता के उस स्तर को प्राप्त कर लिया कि अब ऐसे जीवित रहना कानून की दृष्टि में और समाज के हित के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं या अपरिहार्य हो गया। जी डॉक्टर साहब, और ये बहुत स्पष्ट हो गया कि दुर्लभतम मामलों में इसका कोई कोडिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन स्तर पर जाकर आवश्यकता के स्तर का यही एक पैरामीटर है। डॉक्टर अलका शर्मा जी कुछ बोलना चाह रही है इस विषय में, मुझे लगता है। डॉक्टर अलका शर्मा जी, डॉक्टर साहब ने जो विचार व्यक्त किया है तो दोनों ही एंगल से, कोडिफिकेशन की दृष्टि से भी और माननीय जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी दृष्टि से, तो इसमें उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ क्लियर कर दिया। तो डॉक्टर अलका शर्मा जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आप बताएं महोदया कि इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ डीके सिंह सर से। उन्होंने जितना मतलब प्रॉपरली इस चीज को एक्सप्लेन किया तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। और उनको जो क्वेश्चन पूछे गए उसका बिल्कुल उन्होंने सिस्टमैटिक वे में उसको आंसर किया। तो मैं भी उनकी बातों से अग्री करती हूँ कि ये जो केस है ये किसी इंडिविजुअल का केस अब नहीं है ना। जैसे हमारा हेडिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है कि शबनम जो है वो इंडिविजुअल है या एक मतलब
अभी सब लोगों के लिए थॉट है। तो इस पे हम यदि सोचे तो अब वो एक इंडिविजुअल नहीं रह करके, मतलब आप हम देखें तो जैसे गीता के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कृष्ण कहते हैं कि किसी ना किसी को निमित्त बनना पड़ता है किसी भी वर्क को या कोई काम है उसको अंजाम देने के लिए। तो यहाँ पे जो शबनम है वो एक निमित्त बनी है और उसने इस एक बड़े विकृत आइडिया को अंजाम दिया है। तो हमें इस जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचे, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो हमें इसको बहुत ब्रॉडर लेवल पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसको उस तरह से नहीं लेंगे तो मेरे ख्याल से जो कॉमन मास है उस उनका जो फेथ होगा लॉ पे वो कहीं ना कहीं से हट जाएगा। तो हमें इसके सारे एस्पेक्ट्स को सोच करके फिर किसी बात को डिसाइड करना है। ये मतलब मेरा है, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सही, हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर इस प्रकार की जघन्य वारदातों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये दृष्टिकोण, ये विचार हमारा सदियों से रहा है। हम संस्कारों की प्रयोगशाला में पले बड़े हैं। वो याद आता है इंग्लिश लिटरेचर में मर्डर इन कैथेड्रल वाली बात हो गई। तो हम अफ्रीका में जन्मे हैं, पले और बड़े हैं, वहां इस प्रकार की हरकतों को किसी प्रकार का कोई परमिशन नहीं दिया जा सकता है। राजनीति विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस संदर्भ में राजनीति की क्या भूमिका रह सकती है? उपचारात्मक देखें, रेमेडियल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें भारतीय राजनीति किस प्रकार से सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकती है? क्या कहीं कोई ऐसी संभावना बन रही है कि जिसमें लोकतंत्र है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे जनतंत्र में सहभागिता करने वाले बड़े बड़े परम विद्वान रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर राधाकृष्णन रहे हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, वल्लभ भाई पटेल हो, या बहुत सारे डॉक्टर जैसे सरोजिनी नायडू जी हैं, तो अनगिनत ऐसी एक फेहरिस्त है लोगों की जो कि परम विद्वान होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन के संवर्धक और परिपोषक रहे हैं। तो क्या भारतीय राजनीति के अगर चश्मे से देखें तो इसके उपचारात्मक रेमेडियल एफर्ट्स इसमें हो सकते हैं? क्या भूमिका हो सकती है आपकी दृष्टि में, और ये शबनम केस को आप किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद भूराज जी। मुझे कहीं ये लगता है कि जहां तक बात आती है राजनीति की, इस तरह का जो पर्टिकुलर केसेस होते हैं उनमें राजनीति की क्या भूमिका हो सकती है, तो इसके बारे में मुझे ये कहना है कि इस तरह के अपराध जब होते हैं तो वो बंद कमरे में होते हैं या चार दीवारी के पीछे होते हैं। इनका कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं होता, मगर ये राजनीति को प्रभावित बहुत करते हैं, ये बात समझने की है। क्योंकि राजनीति शासन की नीति है और कोई भी शासन ये नहीं चाहेगा कि उसके शासनकाल में आपराधिक गतिविधियां बढ़ें। तो ये जो शासन के मूल्यांकन होते हैं, इनका मूल्यांकन जरूर इस बात से होता है कि आपके समय में अपराध की संख्या कितनी रही है, और तो उसके आधार पर इनका मूल्यांकन होता है। अभी शबनम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो शबनम एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो AA है और अभी तक जहां मुझे जानकारी है कि वो एक टीचर भी रही है। तो हम ये मानते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझदार होते हैं, उनका जो पढ़ाई का जो काम होता है वो ये होता है कि आपकी अज्ञानता को दूर किया जाए, और जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित होती हैं वो हम ये बताते हैं लोगों को कि भाई ये कमियां हैं, ये बुराइयां हैं, इनको आप इनसे दूर रहें। तो हम एथिक्स को पढ़ाते हैं, मॉरलिटी को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ इस पढ़ाई का इस्तेमाल उस एक क्राइम को छुपाने के लिए किया गया। जिस तरह से जो घटना हुई उसमें किस तरह से उसने बताया कि कोई छत से आया, और जो भी पूरा जो घटना चक्र था उसको अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि वो सारा ब्रेन इस्तेमाल किया गया, जो पढ़ाई का इस्तेमाल था वो एक गलत काम को करने के लिए किया गया। जहाँ तक बात आती है राजनीति की, तो उस समय ये समझना होगा कि जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी, वो तुरंत अमरोहा भी गई और उन्होंने संवेदना दिखाते हुए परिवार में, चूंकि वो लड़की ही बची थी जिसका नाम शबनम है, तो उन्होंने 5 लाख रुपए की जो धनराशि थी उसको देने की बात की। उन्हें क्या पता था कि ये जो पीड़ित थी है यही गुनाहगार है। तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो वोट की राजनीति नहीं करें। कई बार घटना घटने के तुरंत बाद यदि सरकार एक्टिव नहीं होती है, कोई डिसीजन नहीं लेती, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सहानुभूति दिखाने पीड़ित के यहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसे में शबनम जैसे तमाम मामले हैं जो निष्पक्ष न रहकर राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। बेशक शबनम एक व्यक्ति है, मगर ये सोच व्यक्ति से ही बनती है, क्योंकि अगर दूसरे अर्थों में ये कहा जाए कि जो विचारधारा है वो सोच से कहीं निकल के आती है। मेरा मानना है कि सोच एक सकारात्मक पक्ष है,
और इस तरह के जो कृत्य होते हैं वो किसी एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता कहे जा सकते हैं, सोच नहीं कही जा सकती। ये एक थॉट नहीं है किस तरह की कोई आपराधिक गतिविधियों को में इन्वॉल्व हो, किस तरह को करे और उसको अंजाम दे, और उसके बाद ये थॉट नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का हो सकता है कार्य। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल तय बात है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो सोसाइटी बहुत उससे बहुत प्रभावित होती है। जैसे निर्भया का केस हुआ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो इस तरह की जो घटनाएं हुई उसमें पूरा देश उबाल मार गया कि भाई इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ऐसी जो घटनाएं हो जाती हैं ये बहुत प्रभावित करती हैं, और राजनीति स्पेशली वोट बैंक का वो ध्यान में रखकर वो काम करते हैं। तो इससे हमें हट जाना चाहिए, वोट बैंक को नहीं ध्यान रखना चाहिए इस समय, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये अपराध हैं और इसमें निष्पक्ष ढंग से जांच की जानी चाहिए और तभी कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए, मेरा मानना है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि एक कॉमन टेंडेंसी बनती जा रही है जिसमें किसी भी प्रकार के इस प्रकार का जो जघन्य अपराध सामने आता है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट का एंगल दूसरा होता है, वो ना तो रेमेडियल होता है और ना ही कल्याणकारी होता है। अधिकतर तो यही देखने में आया है कि एकदम से वहां पर भीड़ लगाए जाना और उसके बाद भी तमाम तरीकों से उस चीज के लिए लाइमलाइट पे लाना, उसे उस पर फोकस करना, अंडरलाइन करना। तो आपका ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि इसका जो इस पर रिएक्ट करने का जो तरीका होना चाहिए वो तरीका सुधारात्मक होना चाहिए, ना कि ये आत्म केंद्रित होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा, समाज प्रभावित जरूर होता है और राजनीति भी इससे प्रभावित अवश्य ही होती है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में एक सवाल हमारा है कि किस मनोदशा में इस प्रकार के अपराध कारित हो जाते हैं, खासकर जब एक महिला इस प्रकार का अपराध करती है और वो भी एक वेल क्वालिफाइड है, बहुत शिक्षित महिला है, और वो जबकि हम महिलाओं के लिए मानकर चलते हैं कि ये दया की प्रतिमूर्ति, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति होती है और स्त्री शक्ति स्वरूप है, उसका रूप है, स्वरूप है, माँ भी है, बहन भी है, पुत्री भी है। तो इतने सारे स्वरूपों के साथ हमारे सामने आती है और शायद हिंदुस्तान ऐसा एकमात्र देश है, मेरे कवि मित्र एक अक्सर कहा करते हैं कि जिसमें इतिहास के आधे पन्ने बेटियों के नाम पर ही लिखे गए हैं, बेटियों ने ही लिखे। तो इस प्रकार की संस्कार से युक्त भारत की भूमि पर इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, तो मेरा प्रश्न रहेगा, यहाँ पर मैं पूछूंगा शिक्षा मनोविज्ञानी के तौर पर, यहाँ डॉक्टर मीना शर्मा जी हैं जो शिक्षा विभाग से हैं, और मुझे बताएं डॉक्टर साहब के क्या इस तरीके का जो चिंतन है कि किस प्रकार की मनोदशा रही होगी, किस प्रकार की मानसिकता रही होगी, मन का वो कौन सा स्तर रहा होगा, चिंतन का वो कौन सा लेवल रहा होगा, जिस वजह से इस प्रकार की घटना को, नृशंस हत्या को कारित करने का इस महिला के मन में विचार आया और ये सभी कर पाई। तो कृपया इसमें बताने का हमारे लिए ये श्रोताओं को बताएं कि किस मनोदशा में इस प्रकार के अपराध कारित होते हैं, खासकर स्त्री इस प्रकार के अपराध करे। साथ साथ लोगों की, परिवार के लोगों की हत्या, पहले नशा सुहाना, उसके बाद कुल्हाड़ी से काट देना नृशंस तरीके से। तो इस सब पर आप क्या विचार देना चाहेंगी, आप बताएं। धन्यवाद भूराज जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। जहाँ तक बात है कि शबनम ने ये ऐसा किस मनोदशा के अंतर्गत किया, शबनम एक पढ़ी लिखी महिला है और एक सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया तब वो खुद माँ बनने वाली है। ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जो लेडी खुद माँ बनने वाली है और उस जिन लोगों की उसने हत्या की उसमें एक 7 महीने का बच्चा था जो उसके भाई का बच्चा था। ये और भी अधिक नृशंस हो जाता है किस तरह से, और उस पर्टिकुलर बच्चे का की जो हत्या थी उसी महिला ने की, वो बहुत नृशंस हो जाता है। लेकिन हम कोई भी निर्णय पे पहुंचे इससे पहले हमें देखना है कि उसकी ऐसी मनोदशा क्यों हुई, आखिरकार एक पढ़ी लिखी महिला ने इस तरह का कार्य क्यों किया। तो जहां तक मैं सोच पाती हूँ कि मुझे लगता है कि वो किसी व्यक्ति से प्यार करती थी और वो व्यक्ति उसके स्टेटस का नहीं था, इसलिए उसके परिवार के लोग उस शादी को करने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो है प्रेग्नेंट भी थी तो उसके ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर था, उसके ऊपर परिवार का प्रेशर था और इस तरह से वो धीरे धीरे उन चीजों बस ये है कि स्टेटस की बात नहीं है यहाँ पर कि जीवन जिन लोगों को जीना है वो अपना जीवन जीना है, चाहे तो ये प्रियजन थे, वो भी उसे बिल्कुल दुश्मन
लिंक हमारा शायद टूट रहा है। और यहाँ पर मेरा प्रश्न वही है, मैं फिर से पूछना चाहूंगा ये कि क्या मनोदशा उसकी नहीं होगी, वेल एजुकेटेड है और साथ में उसने किसी से प्रेम के भाव को डेवलप होने दिया और उसके बाद में साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और परिवार वालों के लिए इस बात की आपत्ति थी कि वो लड़का उनके स्टेटस का नहीं था और इस दबाव में अपनी लोक मर्यादा को कहें या फिर एक रेस्पेक्ट की बात कहें परिवार की, तो जीना तो उनको था। इस प्रकार की परिस्थितियां जो सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग जैसी चीज भी ये चीज सामने आती है। शायद यही फैक्टर उसके पीछे भी काम करता है कि भाई हमारा लेवल नहीं, हमारा स्टेटस नहीं। तो इस बात को लेकर के ये चीज ऑनर किलिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये अलग बात है कि उसकी किलिंग ना होकर उसने किलिंग कर दी, तो लगभग ये सेम मेंटल स्टेटस पर चले गए वो इस चीज को लेकर। क्या पारिवारिक दबाव है किसी प्रकार का या फिर संस्कारों की कमी, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड है और उसको निर्णय लेने का अपना हक और अधिकार भी होगा। इससे पहले उसने परिवार में ये बात रखी भी होगी, लेकिन ये जो प्रतिक्रिया आई बहुत वेहेमेंटली रिएक्ट किया गया परिवार की तरफ से कि नो, एब्सोल्युटली नो, कि नहीं भाई ये सब नहीं, वो हमारे लेवल का नहीं, ये नहीं। तो इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अलका शर्मा जी, आप समाज सेविका भी हैं, तो अब ये देखिए आपसे बेहतर विचार कौन दे सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप संबद्ध हैं, तो मैं चाहता हूं डॉक्टर अलका शर्मा जी आप इस पर प्रकाश डालें कि ये सब क्या है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, क्राइम जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्राइम तो क्राइम है ना। जैसे हम कहते हैं ना, गलत बात गलत ही होती है। आप उसे छोटे और बड़े में यदि कंपेयर करने लगेंगे या मेजर करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजंस होंगे वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। तो अब यहाँ जो केस है, यहाँ पे जैसे डीके सिंह सर ने बताया कि ये बहुत ही ब्रूटल एक्ट था, मल्टीपल मर्डर था, है ना। और अभी मीना मैम भी बता रही थी कि 7 मंथ का एक बच्चा था जिसे मारा गया, है ना। और वहां पे बहुत ब्रूटली सारे जितने भी लोग थे, 10 लोग थे, उनको चॉप किया गया। तो ये इसको हम मानेंगे कि बहुत हीनियस एक्ट है और इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग जो है डिसीजन लेना चाहिए। और बीइंग अ मदर, वो एक, अब उसको हम एक इंडिविजुअल के रूप में देखने लगे हैं कि वो एक 12 साल की माँ है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो माँ उस समय भी थी, क्योंकि जब ये केस हुआ था तब वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। वो एक पढ़ी लिखी महिला थी, तो उस समय भी वो इस चीज को सोच सकती थी, अपने बच्चे का फ्यूचर सोच सकती थी, लेकिन उस कंडीशन में उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तो आज हम इस चीज को क्यों जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे डिसीजंस जो है वो चेंज हो। तो मेरा ये कहना है कि जो भी हो उसको, वो सारी चीजें सोच समझ के हो, और लॉ जो है वो मतलब सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के फेवर में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने तो ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी कि जघन्यतम श्रेणी में आ गया है, नृशंसता की सारी हदों को पार कर दिया है। समाज के लिए अवांछित चरित्र जब कोई बन जाता है, जब पूरी तरह से वो अनवांटेड है, उसकी जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर मनीषा भारद्वाज जी हमारे बीच में है, स्कॉटलैंड से आप हमारे बीच जुड़ी हैं, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं हम चैनल की ओर से। मनीषा जी, आप एनआरआई हैं वहां पर और भारतीय समाज में आपने बहुत करीब से यहाँ स्टडी की है, आप यहाँ रहे हो और उसके बाद में वेस्ट में आपने देखा, उस समाज को भी आपने पढ़ा है और उसका अवलोकन किया है, उसमें समाज सेविका की हैसियत से आप एक बहुत ही वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो ये अगर हम दोनों समाजों की तुलना करें तो हिंदुस्तानी समाज में जिसमें संस्कार प्रथमा की सूत्र को अपनाया जाता है, आपको क्या लगता है कि भारतीय समाज में एक महिला 7 परिवारिक सदस्यों का नशा सुखाकर कुल्हाड़ी से निशंस कत्ल कर देती है, जबकि सवेर वो गर्भवती होती है, वेल क्वालिफाइड है। तो इस विकृत मानसिकता के पीछे आपका अपना अध्ययन क्या कहता है, आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है, कैसे इसका उपचार हो, कैसे ये घटनाएं रुक पाए? डॉक्टर मनीषा भारद्वाज, स्कॉटलैंड से। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट थिंग, मेरी जो राय है, सॉरी माय हिंदी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी, तो मैं कोशिश करूंगी मिक्स एंड मैच करने का। मैंने जब ये न्यूज सुनी थी, इट्स बीन 10 years, ओवर 10 years हो गए एक्चुअल केस होकर और जस्टिस अब हो रही है। तो
like first we say, and सारे जितने भी legal field के लोग हैं सब agree करेंगे justice delayed is a justice denied. So there is already a delay. तो हमने एक गलती already कर दी है, हम उसको इतना देर तक लेकर आए हैं. फिर अगर वो 12 साल का बच्चा नहीं होता शबनम के पास, तो क्या मर्सी पिटिशन तब भी होता? अगर उस बच्चे की केयर करने के लिए आप एक ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं, the mercy petition is based on the fact that she is a mother. So are you saying that बच्चे की केयर और कस्टडी गाइडेंस उस लेडी के पास जाएगा जिसने पहले ही 7 लोगों की नृशंस हत्या की हुई है? क्या सेफ्टी गारंटीड है? क्या संस्कार उस बच्चे को दिए जाएंगे? उस बच्चे का फ्यूचर स्टेक पर है. इस समय वो बच्चा, जहां तक मेरा अनुमान है, एक जर्नलिस्ट है जो शबनम के एक मित्र हुआ करते थे एक समय पर, उनके परिवार में रह रहा है. वो बच्चा सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट है, बच्चा विद्यालय जाएगा, उसको शायद कोई ये प्रश्न अभी ना करे. लेकिन अगर वो शबनम के साथ रहता है और अगर उनको मर्सी पिटिशन अलाउ होता है, उस बच्चे का फ्यूचर क्या रहेगा? उस बच्चे के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा? उसको वो सवाल का जवाब देना होगा जिसके आंसर शायद उसके पास होंगे भी नहीं. उस बच्चे को कोई नॉलेज नहीं है. सो इज दिस मर्सी पिटिशन एक्चुअली वर्थ इट? लाइक हम इतना सारा टाइम लॉ का ले रहे हैं. पिटिशन ऑफ कोर्स इसलिए रखा गया था. मर्सी पिटिशन का जो प्रावधान था वो सिर्फ ये था कि किसी भी जजमेंट को एक ह्यूमन टच दिया जाए. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर यूके में जहां मैं रह रही हूँ, यहाँ भी मर्सी पिटिशन एग्जिस्ट करती है, जैसे PILs हमारे देश में इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, सेम इज हियर. लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, तो आपने 1945 के वॉर में या 1915 के वॉर में या किसी और वॉर में आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप कोई आर्मी मैन है, आपने कुछ आपका कोई सोशल इम्पैक्ट है, आपने किसी चीज का आविष्कार किया है, फिर आपने जाकर कुछ ऐसा एक किसी मोमेंट में, किसी मनोदशा के दौरान आपने ऐसा कोई अपराध कर दिया, तो शायद मर्सी पिटिशन कुड बी कंसिडर्ड. लेकिन आपने ऐसा क्या किया सिवाय इसके कि आप एक शिक्षा मित्र हैं? भारत में शिक्षा की जो प्रणाली है, जिस प्रकार से आपको शिक्षा मित्र मिलता है, जो प्रोसेस है, वो खुद में इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग. आपको सही तरीके से मिलता है? कितने बच्चे एक्चुअली एग्जाम में बैठ के मार्कशीट लेते हैं? दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन आई डू नॉट हैव एन आंसर टू. ठीक है, अभी हम कई बार देखते हैं ऐसे फुटेज और वीडियोस देखते हैं जहाँ विद्यालय में हम जा रहे हैं या जर्नलिस्ट जा रहे हैं, उनको पूछ रहे चलिए जनवरी की स्पेलिंग बता दीजिए. टीचर को नहीं पता, तो हमें नहीं पता वो किस प्रकार की शिक्षा मित्र थी. उन्होंने सिर्फ ऑन पेपर एक डिग्री ले लिया, कुछ ऐसा मिल गया, या एक्चुअली उनको वो नॉलेज है? राइट. सो हमें नहीं पता कि वो मर्सी पिटिशन ऑन व्हाट बेसिस इट इज. इट्स जस्ट अ शेयर टाइम वेस्टेज इन माय ओपिनियन. लॉ का और ये सब समय बर्बाद हो रहा है. इट्स जस्ट अ डिले एंड इट शुड जस्ट बी डन डस्टेड. उस बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिलना चाहिए. उसकी गार्जियनशिप एक ऐसे व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो उसको एक अच्छा फ्यूचर दे सके. उस बच्चे को फ्यूचर में कभी इस तरीके के सवालों के जवाब न देने पड़े. ये दिस शुड बी एन एपिसोड वाइप्ड ऑफ फ्रॉम हिज लाइफ. दैट्स ऑल व्हाट माय व्यू इज. या करेक्ट. थैंक यू. जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का सिद्धांत जो है, वाकई में ये बात ठीक है कि ऑलरेडी वो उस बच्चे का कोई दोष नहीं, उसके बाद में फिर वो जेल में भी रहा, फिर उसे किसी ने प्रोटेक्शन दी. तो ये तो सारे की सारी जितनी भी पुलिस हैं और जितने तरीके के ये तर्क दिए जा रहे हैं, तो ये तो यार आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. डॉक्टर साहब ने भी ये बात पहले स्पष्ट किया कि जब एक चीज अमानुषिकता की हदों को पार कर गई हो और व्यक्ति समाज में अवांछित घोषित हो गया हो, महसूस किया जाता हो संपूर्ण राष्ट्र के द्वारा और मानवता के नाम पर कि ये धब्बा है, कलंक है, तो ऐसी अवस्था में फिर कोई गुंजाइश रहती नहीं. वरना महामहिम राष्ट्रपति बहुत विद्वान है और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उसको जो डेथ पेनाल्टी का एक बिल्कुल कैंडिडेट जजमेंट आया और नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम जो सिस्टम है जुडिशियरी का, उसने एक सिरे से एक सुर में ये बात कह दी. फिर माननीय राष्ट्रपति ने भी, महोदय ने भी, महामहिम ने भी कह दी ये वाली बात. तो इसमें कोई तर्क नहीं बनता. बिल्कुल आपने इस बात को ठीक कहा. उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, मनीषा जी ये थोड़ा सा और बताने का कष्ट करेंगे कि समाज एक्चुअली क्या है कि अमूर्त सामाजिक संबंधों का एक जाल है, एक श्रृंखला है. सभी हमारे पैनलिस्टों के लिए मैं एक एक तरह से इस पर उनके विचार चाहूंगा.
ये जो संबंध सूत्र है प्रतिदिन न केवल कमजोर पड़ रहा है, सामाजिक संबंधों का ये जो सूत्र है जिसमें बने रहते हैं, जो समाज शास्त्र से परिभाषित करता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो क्या परिवार के अंदर सामाजिक संबंधों के ये सूत्र इतने कमजोर हो गए हैं कि अचानक से कोई व्यक्ति क्रूरता के उस हद पर चला जाता है, सहानुभूति भूल जाता है? ये क्या कैसा प्रेम संबंध है, कैसी भावुकता है, कैसी भावनात्मकता है? आखिर ये सब है क्या? तो ये संबंध इतने विध्वंसक और इतने अधिक सबकाशन हो रहे हैं, इतने ज्यादा क्रूरतम श्रेणी में आ रहे हैं कि सब कुछ ध्वंस कर देने की मंशा लिए हुए। तो इसमें बताएं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है और इस विकृत मानसिकता की जड़ें कहाँ अभिसिंचित हो रही हैं, कहाँ ये इरिगेट हो रही हैं, कौन इनको संजीवनी दे रहा है? खासतौर से भारतीय समाज में हमारा संबंध कर गया था डॉक्टर अलका शर्मा जी से, डॉक्टर मीना शर्मा जी से। तो आप मुझे बताएं शिक्षा मनोविज्ञानी की हैसियत से, महोदय आप ये बताइए कि ये पारिवारिक सूत्र अमूर्त सामाजिक संबंधों की ये श्रृंखला जो समाज का गठन करती है, ये इतनी कमजोर किन कारणों से हो गई है? इसके पीछे क्या वजह हो रही, क्या आपकी दृष्टि में आ रहा है? जी, मेरा ये मानना है कि हम लोगों का जो भौतिकवादी जो दृष्टिकोण हम लोगों ने अपनाया है, उसने हमारे जो जीवन के मूल्य हैं, हमारी जो जड़ों से जुड़े रहने की प्रवृत्ति है, उसको बहुत कम कर दिया है। हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खासकर जो अब जब से ये मोबाइल आया है तब से हम लोगों के यहाँ ये है कि एक ही कमरे में 3 लोग बैठे हैं और सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। पहले जब बुजुर्ग होते थे, डिस्टर्ब हो रहा है टीके सिंह जी, ये संबंधों की श्रृंखला जो पड़ रही है, खेल कुछ कहानियां सुनते सहज ही सीख जाते हैं। विचारशीलता कमजोर पड़ती जा रही है, परिवार के ही सदस्यों के प्रति हम विचार शून्य हो रहे हैं, न केवल विचार शून्य बल्कि विध्वंसक विचारों को व्यवस्थ होते हुए देख रहे हैं अपने सामने। ये इसकी जड़ें कहाँ हैं और इन जड़ों को कैसे उखाड़ कर फेंका जाए, इस संदर्भ में आप प्रकाश डालें, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों के लिए बताएं। अभी हमने सभी पैनलिस्टों को सुना जो है और बहुत अच्छी बातें निकल के आई हैं, और मेरा ये मानना है कि जहाँ तक प्रेम का संबंध है कि ये जो हत्या हुई है, ये कहा जाता है कि ये प्रेम संबंधों के कारण जो है हत्या हुई और परिवार जो है बाधा बन रहा था। लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम जो है, लव जो है, वो जीना सिखाता है, न कि किसी को मारना सिखाता है। करेक्ट सर, बिल्कुल सही कहा आपने, सैक्रिफाइस करना सिखाता है। कोई भी व्यक्ति जो है यदि प्रेम में है तो वो किसी को मार नहीं सकता है। और यहाँ जो है मैं ये भी मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है और मैंने जो अब तक पढ़ा लिखा है उसके आधार पे ये जाना है कि लव इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो प्रेम जो है ईश्वर की भाषा है। ईश्वर कोई ABCD या जो है कोई काका गागा या इस तरह की भाषाओं से जो है वाकिफ भले ना हो, वो तो सब कुछ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो उसके लिए जो भावनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और परिवार के लोग ही कैसे दुश्मन हो सकते हैं ये सोचा भी नहीं जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा भारतीय समाज का ये परिवर्तन है कि अगर इस तरह की बातें पिछले, जहां तक मैं ये भी एक बात कहना चाहूंगा कि विगत के 10 सालों की आप जो है एनालिसिस करें तो विगत के 10 सालों में जैसा मोबाइल की बात आई और इंडिविजुअलिस्टिक फैमिली की बात आई और मोबाइल की भी बात आई कि मोबाइल में लोग मशगूल हैं, सोशल मीडिया में मशगूल हैं, या अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्वार्थपरता बढ़ी है। तो ये शबनम के मामले को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। और स्वार्थ की भी चरम अभिव्यक्ति है, स्वार्थ की चरम अभिव्यक्ति है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है। तो ये जो है इस प्रकार की पिशाचता जो है, इस प्रकार की इंडिविजुअलिस्टिक घटना, लालच में जो है की गई घटना है ये, और इसमें प्रेम नाम की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, इसका कोई संबंध नहीं है। क्या सर, प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है ये तो एक प्रकार की पैशाचिकता है। डॉक्टर अलका शर्मा जी, आप लिटरेचर की लेक्चरर हैं, तो जिस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य में और अंग्रेजी साहित्य में जो कविताएं पढ़ी, जो ग्रंथ पढ़े,
तो प्रेम की जो परिभाषा है, उसका जो रेखांकन है, उसका परिभाषण है, उसकी अभिव्यक्ति है, डॉक्टर साहब ने जो कहा, ये एक त्याग है, ये बलिदान है, दूसरों के अभिसिंचन का नाम है प्रेम, ना कि किसी की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देना, समाज में ऐसे उदाहरण प्रतिस्थापित कर देना, ऐसी नजीरें छोड़ देना प्रेम के नाम पर। ये तो प्रेम के लिए एक बहुत ही भद्दी गाली की तरह है। तो इसी स्टेटमेंट के आलोक में, डॉक्टर साहब के कथन के आलोक में मुझे बताइए कि आज के समाज में हम प्रेम शब्द को जिस तरह परिभाषित करते हैं, जैसे रेखांकित करते हैं, निसंदेह आपको नहीं लगता कि ये बड़ा ओछा और बड़ा उथला अर्थ लगाया जाता है? क्योंकि एक माँ भी बच्चे को प्रेम करती है, एक पिता अपने पुत्र को, पुत्री को प्रेम करता है, एक बेटी अपने पिता को, माँ को प्रेम करती है, हमारी दादी माँ भी है, तमाम हमारे रिश्ते हैं, तमाम अर्थों में हम प्रेम के सूत्र में बंधे हैं, और ये समग्र सृष्टि ही प्रेम की ही व्युत्पत्ति है, प्रेम का ही आविर्भाव उससे ही हुआ है इसका। तो भगवान भी प्रेम के वशीभूत होकर की सृष्टि का सृजन करते हैं। तो इस पर क्या कृपया प्रकाश डालें कि ये इस जनरेशन को हाल के पिछले कुछ वर्षों में ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? एक्चुअली बात करें आज के जनरेशन की, तो आज के जनरेशन ने इस वर्ड को बहुत ही डिफरेंट वे में डिफाइन करना शुरू कर दिया है। मतलब प्यार जो वर्ड है, प्रेम जो वर्ड है, उसको उन लोगों ने एक एक्चुअल सेंस छोड़ करके हर चीज से जोड़ना शुरू कर दिया है। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो इसको या तो फिजिकल अट्रैक्शन मानता है, या मतलब फ्रेंडशिप मानता है, या किसी चीज को पाने के लिए इसको एक रास्ता मान लेता है। लेकिन जैसा सर ने बताया कि जो लव है, लव इज गॉड, तो यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है, ये आज के डेफिनेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसीलिए जो आज का जनरेशन है वो बिल्कुल इसको डिफरेंट वे में देख रहा है और डिफरेंट वे में ले रहा है, और उसको हमेशा मतलब पॉजिटिविटी छोड़ के इसको नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं एसोसिएट कर रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी जो हम जिस केस से डील कर रहे हैं उसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो 10 हत्याएं हुई हैं वो प्यार के नाम पे या प्रेम के नाम पे हुई है। क्योंकि उसको अपने जो बॉयफ्रेंड था उससे शादी करनी थी, उसके फैमिली वाले अग्री नहीं कर रहे थे उस चीज से, तो एक उनको सबसे सीधा रास्ता ये दिखा कि उन लोगों की हत्या कर दी जाए, तो फिर उनका जो ये लव अफेयर है वो कहीं ना कहीं एक अंजाम को पा लेगा। तो इस तरह से जो लव का डेफिनेशन है वो टोटली डिफरेंट हो गया है, और इसको लोग ये माने कि मटेरियलिस्टिक वे में एसेस करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आदित्य सिंह जी की तरफ आ रहा हूँ। आदित्य जी, ये बताएं कि मृत्युदंड के लिए वर्तमान संप्रति हमारे समय काल में, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से, दशकों से कह सकते हैं कि मृत्युदंड को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है, निरंतर इसकी तार्किकता पर, इसकी उपयोगिता पर निरंतर पैनल बैठते हैं टेलीविजन के तमाम चैनलों पर। लेकिन मृत्युदंड, जैसा कि डॉक्टर सिंह कह रहे थे, कि अपरिहार्य तब हो जाता है जब कुछ विशिष्ट परिस्थितियां या कारित किया हुआ अपराध किसी पैरामीटर पर पहुंच जाता है तो मृत्युदंड अपरिहार्य हो जाता है। तो जो बहस इस पर चल रही है, कैसे इस बहस को हम अंजाम तक ले जाएं कि मृत्युदंड से मनुष्य को बचाएं? जैसे कि मैडम ने भी एक बार ये भी कही थोड़ी देर पहले कि समाज प्रथमा है, व्यक्ति प्रथम है, चाहे वो कानून हो, चाहे वो समाज हो, उससे पहले व्यक्ति, क्योंकि ये सारे अभिकरण, चाहे कानून हो, चाहे समाज हो, ये सब व्यक्ति के लिए है, मनुष्य के लिए है। मनुष्यता पहले है, मनुष्य पहले है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि इस प्रकार से मृत्युदंड के समापन की तरफ, एक सभ्य समाज के, परिपुष्ट समाज के निर्माण की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे थे या बढ़ रहे हैं, मृत्युदंड उसके बीच में आ जाता है तो निसंदेह सभ्य समाज पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो सबसे पहले मैं आदित्य सिंह जी के बाद डॉक्टर साहब के पास पहुंचा हूँ, उसके बाद में डॉक्टर डीके सिंह जी से संपर्क करूंगा, फिर बीना शर्मा जी है, लिंक हमारा 2 बार टूटा है, आपकी बात पूरी हो नहीं पाई थी। डॉक्टर आदित्य सिंह जी बताएं कि इसकी जो अपरिहार्यता है, इसकी जो उपयोगिता है, ये जो कितनी समीचीन चीज है, इस संदर्भ में बताएं कि कैसे हो पाएगा ये कि हम समाप्त कर पाए मृत्युदंड मानव समाज, सभ्य समाज से। एक बात तो ये मेरी समझ में कभी आई नहीं आज तक कि जो अपराध होते हैं उसके पीछे, जैसे हमने मृत्युदंड और इस तरह के जो हम पनिशमेंट बनाते हैं, पनिशमेंट इसीलिए बनाते हैं ताकि लोग डरें और अपराध नहीं करें। अब
इस तरह के केसेस में देखा जाए जहां शबनम जैसी कोई एक लड़की जो अपने ही जन्म देने वाली माँ को अपने हाथों से मार डालती है और अपने बच्चे से ये उम्मीद करे कि वो उसके लिए कोई मर्सी पिटीशन डाले, मतलब एक वो अपनी माँ को मार रही है लेकिन अपने बच्चे से उम्मीद कर रही है कि वो उसको बचा ले। तो ऐसी स्थिति में और फिर क्रूरतम तरीके से, जो अभी सिंह साहब कह रहे थे, डीके सिंह साहब के निर्ममता से मार दिया गया उसमें 7 साल का छोटा सा बच्चा और ये सारी चीजें, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हम जो कैपिटल पनिशमेंट है या जो डेथ का पनिशमेंट है इसको खत्म करें। मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा, भय भी बिन होए न प्रीत वाली बात है यहाँ पर, जब तक आपको डर नहीं होगा कि भाई जीवन ही है हमारा और वही हम बचाना चाहते हैं। ये देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी अपने बच्चे को एक हथियार के रूप में, एक वेपन के रूप में ये महिला इस्तेमाल कर रही है शबनम, कि हम अपने बच्चे को इस्तेमाल कर लें ताकि कि एक माँ चाहिए, हमारे बच्चा मांग कर रहा है मर्सी पिटीशन करके कि हम अपनी माँ को चाहते हैं। और आप यकीन मानिए यही बच्चा जब थोड़ा सा बालिग हो जाएगा, समझेगा, तो यही बच्चा जो आज जिसको माँ चाहिए वो कहेगा कि अगर माँ ऐसी होती है तो हमें माँ नहीं चाहिए। ये तो मैं इसके फेवर में हूँ बिल्कुल के कैपिटल पनिशमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खत्म नहीं होना चाहिए। ये सभ्य समाज में जरूरी है अभी, क्योंकि हम शायद इतना परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि ये जो अपराध होता है, ये जो चीजें होती हैं, कि हम समझ सकें कि इसकी गंभीरता क्या है। हम कर जाते हैं झटके में और फिर पछताते हैं। और अब जैसे यहाँ पर एक चीज मुझे समझ में वो आ रही है कि ये पूरा प्लान्ड मर्डर था, एक एक चीज को प्लान किया गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अपने आप को बचाना चाह रहा है कि अब हमें क्षमा कर दिया जाए, हम नहीं चाह, मतलब हम अपने अपराध को फील कर रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं और हम माफी चाहते हैं, तो हो सकता है ये भी एक तरह के प्लान का हिस्सा हो, हमें क्या पता कि क्या चीज है। तो मेरा ये मानना है कि कैपिटल पनिशमेंट या जो डेथ का पनिशमेंट है इसको खत्म नहीं करना चाहिए। ये सभ्य समाज में जरूरी है, क्योंकि अगर आप नृशंसता करते हैं, आप इस तरह के कृत्य करते हैं, तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं। बेशक हमको नेचर ने जीवन दिया है, लेकिन आप अगर किसी के जीवन को ले रहे हैं तो आपको भी इस तरह का हक नहीं होना चाहिए। ये विध्वंस चिंतन नहीं चलेगा, इस विध्वंसकारी विचारधारा का पोषण समर्थन कदापि नहीं हो सकता। इसी बीच हमारे बीच में हमारे साथ लिंकअप हो रहे हैं हमारे दर्शक अवनीश जी हैं, वर्षा सक्सेना है, कुमुद मिश्रा है, रमेश चंद्रा है और दीपक सिंह है। तो मैं अपने आदरणीय दर्शकों से चाहूंगा कि विद्वानों के पैनल में जो हमारे विद्वान इस वक्त उपस्थित हैं, आप उनसे चाहे तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। इस संदर्भ में आपके मन में कोई विचार आ रहा हो, विश्लेषणात्मक तरीके से आपने अभी पीछे विचार किया होगा, जब से ये खबरें आई हैं मीडिया में, आपका मन भी चल रहा होगा, उथल पुथल हो रही होगी मस्तिष्क में, आप एक्टिवेशन की मोड में होंगे। तो आदरणीय दर्शक चाहे तो पूछ सकते हैं विद्वानों के इस पैनल से कोई प्रश्न, उनका स्वागत है। जब चाहे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुमुद जी कुछ पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी महिला की बात आती है तब हम संस्कारों की दुहाई देने लगते हैं। अभी यही कृत्य अगर पुरुष ने किया होता तो हम कहते कि अपराध हुआ, लेकिन संस्कारों की बात ना आती। तो हमेशा ये जो संस्कारों का बोझ है ये महिला के सर पे ही क्यों मढ़ा जाता है? मतलब शबनम ने जो भी किया है, मैं उस चीज का समर्थन नहीं करती, लेकिन ये जो महिलाओं के सर पे हमेशा संस्कारों का बोझ मढ़ दिया जाता है, मैं इस बारे में अपने पैनलिस्ट की राय जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है डॉक्टर आदित्य भी सुन रहे हैं, डॉक्टर अलका शर्मा जी, मैं जवाब स्टॉप कर लिया। डॉक्टर सवाल का जवाब दें। कुमुद जी ने क्या पूछा है कि ये सारा का सारा दायित्व क्या स्त्रियों का ही है, संस्कारों की डोर से बनता, पुरुषों का कोई दायित्व नहीं बनता इस संदर्भ में? डॉक्टर डीके सिंह जी, प्रश्न आपके पास पहुंच गया जी। इसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये जो घटना है ये पुरुष और स्त्री दोनों ने मिल के कारित किया है। शबनम और उसके प्रेमी दोनों ने मिल के किया है, और यहाँ पे कोई ऐसा जो है ऐसी बात नहीं है कि संस्कारों का बोझ जो है शबनम के ऊपर है। और शबनम से एक नॉर्मल जो है एक आम व्यक्ति जैसा आचरण करता है, एक सामान्य परिवार की लड़की जैसा आचरण करती है, उसी आचरण की उम्मीद जो है सभी लोग करते हैं। भारतीय समाज उनसे यही सामान्य आचरण की उम्मीद करता है।
और यहाँ पे कोई विशेष उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई उनके ऊपर बोझ हम नहीं दे रहे हैं। तो इस घटना को जहां तक देखा जाए, केवल इस पर्टिकुलर घटना के बारे में देखा जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि शबनम को कहीं से प्रताड़ित किया जा रहा था या उनको कहीं परेशान किया जा रहा था। मेरा ये कहना है कि बार बार इस बात का रेफरेंस आया कि भारतीय समाज में इस तरह मतलब महिला है, वो माँ है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, और उसी कड़ी में काफी ज्यादा बार संस्कारों का रेफरेंस दिया गया। तो मैं सिर्फ उसी बात के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रही थी। बिल्कुल आपने बिल्कुल सवाल सही पूछा है। हमने तो ठीक है, समाज के लिए जिस तरह से हमने अपनी श्रुतियों में, वेद शास्त्र पुराणों उपनिषदों में जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप देखा है उनका, और अपने परिवार में जो दिव्य स्वरूप देखा है, और विद्यालय में शिक्षिकाओं के रूप में दिव्य स्वरूप देखा है, इसलिए ये सामान्य क्रम में बात कही गई थी। प्रश्न पूछना चाहते हैं रमेश चंद्रा जी हैं लाइन पर इस वक्त। रमेश जी, क्या सवाल है आपका? पूछे, विद्वानों का पैनल बैठा हुआ, उसके बाद में डॉक्टर अलका शर्मा से पूछेंगे। कुमुद ने जो बात कही है, क्या डॉक्टर अलका शर्मा भी इसी प्रकार का विचार रखती हैं कि कुछ आपको ऐसा लगा पैनल में कि हमने केवल एक तरीके से कोई दोषारोपण या कोई ऐसे तो नहीं, हमारी टेंडेंसी या हमारा इंक्लाइनेशन नहीं था उस तरह? डॉक्टर अलका शर्मा, उसके बाद में सवाल लेते हैं रमेश चंद्रा से। मेरा 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 एक प्रश्न है सभी माननीय सम्मानित पैनलिस्ट से, कि मैं चर्चा सुन रहा हूँ, सभी सम्मानित सदस्यों ने बात कही है ना कि जो ये कृत्य हुआ ये एक प्रेम था दोनों के बीच में। तो अगर ये प्रेम की परिभाषा है तो क्या शबनम अपने उस भतीजे से क्या प्रेम नहीं करती थी? क्या वो अपनी माँ से प्रेम नहीं करती थी? तो अगर ये प्रेम को विवश होके कि वो उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि शादी हो या समाज नहीं चाहता था, तो उसने उस प्रेम की पराकाष्ठा पे जाके ये काम किया है, तो क्या वो उनके प्रति उसका कोई प्रेम नहीं था? ये मैं बहुत शानदार। डॉक्टर अलका शर्मा, ये सवाल का उत्तर सबसे पहले आपसे, बाद में हम आगे। रमेश सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ तो सच में प्रेम करती हूँ, तो मैं दूसरों के बच्चों से भी उतना ही प्रेम करूंगी। और यदि मैं दूसरे के बच्चों से प्रेम नहीं करती तो इसका मतलब मेरे बच्चे के प्रति प्रेम जो है वो सच्चा नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म में है। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगी कि प्रेम के नाम पे जो हत्या हुई है वो एग्जैक्टली प्रेम के नाम पे नहीं होकर के किसी और मोटिव से हुई है, और इसको प्रेम का नाम दिया जा रहा है। क्योंकि यदि वो प्रेम करती तो वो उस छोटे बच्चे से भी प्रेम करती जितना अपने बच्चे से अब वो प्रेम दिखा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरा ये कहना है कि ये प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है। और ये स्वार्थ के वशीभूत होकर के बहुत अधिक जो है ग्रीड और लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये घटना अंजाम दी गई है, और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना निश्चित रूप से। डॉक्टर मीना शर्मा बताएं इस संदर्भ में। डॉक्टर अलका शर्मा के विचार आगे डॉक्टर डी के सिंह ने कहा। डॉक्टर मीना शर्मा जी, आप क्या सोचती इस संदर्भ में? क्या है पैरामीटर ये प्रेम का? ये मेरा भी ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये प्रेम नहीं था, ये एक दैहिक आकर्षण था केवल, और जो एकदम से स्वार्थ में परिवर्तित हो गया। स्वार्थ की पराकाष्ठा है ये, प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है। प्रेम त्याग करता है, प्रेम लेता नहीं है। प्रेम देता है, प्रेम बांटता है, प्रेम किसी को काटता नहीं है। और ये प्रेम नहीं था, ये स्वार्थ था, और स्वार्थ ने अपनों को काटा। डॉक्टर मीना शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा, ये प्रेम कदापि नहीं था। प्रेम होता है, और जिस हृदय में प्रेम बसता है, तात्पर्य सीधा है कि उसमें प्रभु का निवास होता है। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, अगर आप प्रेम करते हैं तो इस प्रकार के निःशंक किसी भी कार्य को अंजाम आप दे ही नहीं सकते। प्रेम तो भावुक बनाता है, प्रेम त्यागी बनाता है, प्रेम तपश्चर्या है जो संपूर्ण जीवन या उसके बाद के अनवरत कई सारी जिंदगियों में तपश्चर्या निरंतर जारी रह सकती है। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर आदित्य सिंह, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि स्टेटमेंट फिल्टर होके आ गए, विचार क्लियर हो गया, ये बिंदु पूरा हो रहा है लगभग। दोनों चीजें समझ में थोड़ा सा, एक तो जैसे कुमुद जी ने एक सवाल उठाया था कि महिला का नाम क्यों आ रहा है बार बार, कि महिला ऐसा नहीं हो सकती, कर सकती। तो सिंह साहब ने एक बात कही थी कि वो दोनों ने मिलकर एक काम किया हुआ है। आप देखिए कि एक सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इस तरह से फांसी दी जाएगी। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आज तक हम ये मानते चले आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पुरुषों में ये तो रहता है कि वो इस तरह के काम कर सकते हैं, महिलाएं ये काम नहीं करती थी। और एक बड़ी लंबी लिस्ट भी अगर आप देखें तो
नंबर ऑफ लिस्ट है कि उसमें बहुत सारे लोगों को फांसियां हुई हैं, जिस इस तरह के अपराध हुए हैं, कृत्य हुए हैं। तो एक बात तो ये है कि ये जो इस तरह के कार्य होते हैं, महिला या पुरुष नहीं, क्योंकि जो अभी जैसे जो मीना शर्मा जी बात कर रही थी कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने शुरू हुए और उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि एकाकीपन हुआ, और हमने फिर अपने उस जो वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं वो धीरे धीरे इतना ज्यादा नैरो हो गए कि हमें माँ बाप और ये सब चीजों से जो 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 नैतिक मूल्य थे हमारे, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ये चीज देखने को मिल रही है। एक बात जो अभी प्रेम की बात कर रहे थे रमेश जी, मुझे कहीं लगता है कि जो मीना शर्मा जी बात कर रही थी कि प्रेम देता है, कुछ लेता नहीं है। और ये कौन सा प्रेम है कि आप अपना प्रेम पाने के लिए आपके पिता का भी आपके प्रति प्रेम होगा, आपकी माँ का भी प्रेम होगा, भाइयों के प्रति भी आपका प्रेम होगा। तो उन सबको आपने किनारे करके एक गैर पढ़े लिखे आदमी के साथ आपने कुछ इस तरह का क्या हुआ कि जो बहुत कम पढ़ा लिखा है और आप एक एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आपको समझना होगा चीजों को। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल बंद करके पूरे दिमाग से आपने सोचना नहीं और उसके बाद इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, तो ये प्यार तो नहीं हो सकता, ये विकृति हो सकती है, एक मानसिकता ऐसी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये जो जैसे बीमार मानसिकता के लोग होते हैं। ने ये बात कही थी अभी कि प्रेम कैसा प्रेम है कि आपने प्रेम में, प्रेम के नाम पर, इस पवित्रता के नाम पर परिवार में 7 सदस्यों की नृशंस हत्या कर दी, और उसके बाद में प्रेम की दुहाई देते हुए उस बच्चे के द्वारा भी आपने ये कहलवाया कि प्रेम करता हूं मैं अपनी माँ से और मेरी माता के लिए प्राणदान का जो अभी डिसीजन हुआ उसको प्राणदान दे दिया जाए, तो ये बच्चा भी कह रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रेम के साथ तो ये खेलवाड़ हो ही रहा है, ये खेल हो रहा है, ये खेल विद लव। इस पवित्र प्रेम के साथ में इस तरह की टॉइंग चल रही है। डॉक्टर अलका शर्मा बताएं कि ये खिलवाड़ नहीं तो क्या है? वो लोग कहलवा रहे हैं, वो अंदर से जेल में है, वो कहते हैं मेरी माँ को माफ किया जाए। तो इस क्रम में अलका जी बताएं कि क्या इस बात से सहमत हैं कि लगातार प्रेम का माहौल उड़ाया जाता है, ना तो प्रेम को परिभाषित करने वाला कोई है, ना प्रेम को जीने वाला कोई है, ना प्रेम की पूजा करने वाला कोई है, ना प्रेम के नाम पर त्याग और बलिदान करने वाला कोई है। प्रेम के नाम पर तो केवल जान दी जा रही है संपत्ति के लिए, और प्रेम कहाँ है ये? साथ में मेरे जो दर्शक हैं चैनल के, वो भी तैयार रहें। अलका जी का स्टेटमेंट आ रहा है, वो स्टेटमेंट सुनकर आप लोग चाहे तो सवाल पूछ सकते हैं। एक बार बता दूं अलका जी, हमारे पास में यहाँ पर हम जो लिंक कर रहे हैं, इन पे सरिता पाटिल जी से डॉक्टर कुमुद है, रमेश चंद्रा है, दीपक सिंह, कल्पना जी है, अवनीश जी है और डॉक्टर वर्षा सक्सेना है। ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और ये जब चाहे सवाल पूछेंगे आपसे। अलका जी बताएं। जैसा आपने बताया, जो लव है, जो प्रेम है, वो सैक्रिफाइस का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चे के थ्रू ये सारा मतलब माने तो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूंगी कि वो सच में अपने बच्चे से प्रेम करती तो ये प्रेम उसको उस समय भी फील होता जब वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो इस तरह का जो हीनियस एक्ट है जो उसने अपने पार्टनर के साथ मिलकर के किया, उसको वो नहीं करती, उससे बचती। तो इसीलिए मैं बोलूंगी ये प्रेम नहीं है, बस इस पर्टिकुलर वर्ड को एक कॉन्सेप्ट बना के अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश चंद्रा कुछ पूछना चाहते हैं? रमेश चंद्रा जी पैनल से सवाल पूछिए। जी जी जी, मेरा एक पुनः एक सवाल है कि अगर शबनम ने ये कृत्य किया और शबनम उस समय प्रेम की अभिभूत थी, जैसा कि बात चली है, और जब इतना एक मीडिया ट्रायल भी हुआ है और न्यायिक ट्रायल भी हुआ है, तो अगर वो प्रेम में अभिभूत थी तो क्या उसे अपने उस प्रेम को छोड़ देना चाहिए था या अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए था? तो शबनम को उस समय उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सवाल जो निकल कर आया है यहाँ पर। डॉक्टर अलका शर्मा जी लिटरेचर के साथ साथ में आप समाज सेविका हैं डॉक्टर मीना शर्मा जी, ये 2 विद्वान जो हमारे सामने बैठे हैं, मैं इनकी तरफ फोकस करता हूँ सबसे पहले कि ऐसी परिस्थिति में शबनम को या शबनम जैसे दूसरे हजारों लोग दुनिया भर में हो सकते हैं, उनको इस प्रकार के हालात के चक्रव्यूह में फंस जाने के बाद आखिर क्या करना चाहिए? परिवार को छोड़ देना चाहिए या फिर परिवार को ना छोड़ करके उस व्यक्ति विशेष को छोड़ना चाहिए,
जिसके साथ पूरे जीवन भर रहने का मन वचन कर्म से संकल्प ले चुके हैं। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए और क्या ठीक रहेगा समाज के लिए? ऐसी अवस्था में क्या होना चाहिए? डॉक्टर अलका शर्मा। मेरे हिसाब से शबनम को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए था, है ना। जैसा कि मैंने कहा, जो प्रेम है वो सैक्रिफाइस का नाम है, तो उसको सच में यदि अपने पार्टनर से प्रेम था तो वो वेट करती, है ना, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेती। और इन केस पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए था कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत कुछ नहीं सोचते, वो हमेशा अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए सोचते हैं। तो जैसा कि सैक्रिफाइस है तो उसे अपने माँ बाप से भी प्यार है मान लीजिए, तो उसको थोड़ा और समझदारी से ये डिसीजन लेना चाहिए था। मतलब अलका जी, डॉक्टर दीपक सिंह जी आ गए हैं लाइन पर, इस पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं पैनल से? दीपक सिंह जी सवाल पूछेगा। दीपक सिंह जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, पैनल से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आदेश जी, क्या करना चाहिए था इस लड़की के लिए ऐसे चक्कर में फंसकर? कि हमारा जो प्रश्न है इस वक्त हम उत्तर दे रहे हैं एक प्रश्न का जो पूछा गया है दर्शक के द्वारा, कि ऐसे हालात के चक्कर में फंस जाने के बाद क्या करना चाहिए लड़की को, या क्या करना चाहिए उस व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है या महिला, इससे मतलब नहीं है। हालात का चक्कर में वो है, फंसा हुआ है बंदा उसमें, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? आदेश सिंह संक्षिप्त उत्तर दीजिए। देखिए, ऐसी स्थिति में वेट करना चाहिए और इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये बहुत विध्वंसक होते हैं इस तरह के। जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपको वेट करना चाहिए, हो सकता है कोई सोल्यूशन निकाला। वेट करना चाहिए था। आपने स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, जो स्टेटमेंट आया डॉक्टर अलका शर्मा की तरफ से कि उसको वेट करना चाहिए था। चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, समय से बड़ा मरहम, समय से बड़ा कोई इलाज नहीं होता है, ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं। उससे वेट करना चाहिए था। मीना शर्मा जी, क्या आपका ये कहना है, आप एग्री करते हैं इस बात से? जी जी बिल्कुल एग्री करते हैं। उसको वेट करना चाहिए था, वॉच करना चाहिए था, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था और अपनी हर स्थिति से उनको अवगत कराना था। हो जी सकता हाँ, है कि डॉक्टर सिंह जी, मीना शर्मा जी ने जो कहा उन्होंने सहमति जताई इस बात पर कि हम कहीं ना कहीं पुत्र भी हैं, कहीं ना कहीं पिता भी हैं, कहीं ना कहीं माँ भी है, कहीं ना कहीं भाई भी हैं, पुत्री भी हैं। हम सारे रिश्तों को जीते हैं और हम हर रूप में समाज में रहते हैं। वेट एंड वॉच की ये जो अभी स्टेटमेंट आया, क्या आप सहमत हैं इससे? उनको ये करना चाहिए, कुछ और दूसरा तरीका भी था? देखिए, जहां तक वेट करने का सवाल है, वो वेट कर सकते थे, दोनों बालिग थे और दोनों बालिग होने के साथ ही जो है वो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी, तो कहीं ना कहीं जो है परिवार में मान लीजिए, हो सकता है लोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, ये तो जांच का विषय रहा होगा और पता चला कि नहीं चला परिवार के लोगों को कितनी जानकारी थी इनकी प्रेम संबंधों के बारे में। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन तो खुला ही हुआ था कि वो चाहती तो परिवार अपने परिवार को छोड़ करके प्रेमी के साथ जाकर के कहीं भी दूसरे जगह सेटल हो सकती थी या रह सकती थी। इस घटना को अंजाम दिए जाने से, जिस घटना को उसने अंजाम दिया, इसके अलावा जो है कई रास्ते उसके पास थे। बेहतर यही था, इससे बेहतर यही था। इससे बेहतर रास्ता यह था कि वो अपने प्रेमी के साथ मान लीजिए कि वो जगह छोड़ देती, दूसरे जगह पे जाके सेटल होती और समय के साथ चीजें ठीक हो जाती। और ऐसी आप देखेंगे कानून का प्रोटेक्शन समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि माँ बाप एग्री नहीं होते हैं और लोगों ने कोर्ट से जाकर के मैरिज को प्रोटेक्ट कराने के लिए कोर्ट ने भी हल्का लीगल हेल्प ले सकती है। कई ऐसे केसेस हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कई जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है कि कोर्ट ने प्रोटेक्शन और बाकायदा पुलिस फोर्स प्रोवाइड किया है। अगर घर के लोग तैयार नहीं है तो कोई व्यक्ति अगर लीगल मैरिज करना चाहता है, वैलिड मैरिज करना चाहता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको वैलिड उसको प्रोटेक्शन दे और ऐसे व्यक्ति जो है वैलिडली मैरिज कर सकते हैं। वैलिडली उनको निकाह करने की परमिशन थी। निकाह न करके उन्होंने वैलिड निकाह न करके लोगों को मारने का प्रयास किया, ये गलत है। इसमें गलती यहाँ पे है। निकाह करके तो पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते थे और उनको यही रास्ता अपनाना चाहिए। दोनों बालिग थे। इसी से डाउट होता है कि यहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं होकर के केवल स्वार्थ है। अगर प्रेम होता तो वो राइट ट्रैक पकड़ते, रॉन्ग ट्रैक नहीं पकड़ते। प्रेम कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता। दोनों बालिग थे, वो चाहते तो कानून का प्रोटेक्शन मांग सकते थे।
वो अपने स्थानीय स्तर पर प्रशासन से गुहार लगा सकते थे, माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में अपनी बात डालते, प्रधानमंत्री तक जाते और राष्ट्रपति महोदय से भी बात करते, क्योंकि दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम बड़ी प्रखर उर्वरा शक्ति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। निरंतर भारतीय जनतंत्र प्रगति के पथ पर है। उनको प्रोटेक्शन कई जगहों से मिल सकती थी, वो अगर चाहते, लेकिन अमानुषिकता का, पाशविकता का उन्होंने परिचय दिया, जो कदापि क्षम्य नहीं है। आदरणीय पैनलिस्ट, सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ अब मैं आप लोगों को प्रणाम निवेदित इस बात के लिए कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल पर आए और हमारे श्रोताओं दर्शकों के साथ आपने अपने बहुत कीमती अनुभव और विद्वतापूर्ण आपके व्याख्यान का ये हिस्से रहे। जैसे आप कॉलेजेस में लेक्चर देते हैं, उसी प्रकार से चैनल ने आपको सुना और उसी प्रकार से हमारे दर्शकों ने आपको सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। भविष्य में आपके सहयोग की आकांक्षी SKS 24 न्यूज चैनल से मैं भूराज सिंह आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।